हेलो। हाँ जी बच्चे, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आ यस रही सर। है। ठीक। ये हमने कर लिया था ना, विद रिटर्न्स वैल्यू, है ना? कि जो पीएचपी में हम कि एक फंक्शन बनाना है जो स्क्रीन वैल्यू रिटर्न स्क्रीन करता है। क्या कह रहे हो? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई? स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट। अब हो रही है? डन सर। हाँ। तो ये हमने कर लिया था ना, कि जिसमें एक फंक्शन बनाना है जो वैल्यू को रिटर्न कराता है। तो उसकी दो मेथड हैं, कि आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो, जिसमें कि हम कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट उस वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं जो आपने एज ए पैरामीटर पास किया था। ठीक है ना? तो आपने कैसे भी यूज़ कर सकते हो, चाहे उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा के रिटर्न करा दो, या डायरेक्ट जो उस पर प्रोसेस हो रहा है उसको वहीं से यूज़ करके प्रिंट करा दो। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शन को, उनकी वैल्यू को हम कैसे कॉल कर सकते हैं या कैसे पास कर सकते हैं। तो दो वे में पास कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है ना? एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो आपका एक कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट्स पास किया जाता है, यानी कि जो हमारे जहाँ पर आपने फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें जो एक्चुअल आर्गूमेंट्स की कॉपी दी जाती है। ठीक है ना? कि जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स है, आर्गूमेंट्स है, वो पास किया जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी कॉल बाय वैल्यू में। ठीक है ना? रीज़न क्या है कि जो मेमोरी है ना, तो वो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होते हैं इसमें, कॉल बाय वैल्यू में। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल देख लो आप, कि हमने एक वेरिएबल लिया है, उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दी उसको 20। ठीक है ना? तो ये तो क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दिया है। ठीक है ना? अब देखो ये क्या है, जो वैल्यू रिटर्न करा रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, हमने उसका नाम पास कर दिया। अब हमने ये देखना है कि जो वैल्यू कॉल बाय वैल्यू से रिटर्न हुई है, जो फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर है, वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है ना? तो वो क्या है, जो उसके फंक्शन के अंदर थी, देखो यहाँ पर 20 था तो उसमें 10 ऐड हो गया, बट जब उसको फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू कॉल किया गया है यहाँ पर उसके फंक्शन के बाहर, ठीक है ना, तो जो उसकी वैल्यू थी एक्चुअल में उसका यूज़ किया गया है, ना कि उसकी मेमोरी का। तो वो अलग अलग होते हैं मेमोरी पे। ठीक है ना? तो इसमें डिफरेंस होता है कि कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि हम उसकी जो वो अलग मेमोरी पे होएगा उसकी। एक क्या होता है कि जब उस आर्गुमेंट्स पास किया जाता है तो क्या होता है, एक वेरिएबल बनाया जाता है, उसमें उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है, और जो एक्चुअल में वैल्यू होती है वो उसी वेरिएबल में रहती है। ठीक है ना? तो इसीलिए जब उसको कॉल किया जाएगा तो एक्चुअल में जो वैल्यू होगी वो आपकी चेंज नहीं होएगी, बट वैसे ही चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो जो एक्चुअल सर वैल्यू है। हाँ जी बच्चे। जरा दोबारा समझा दो शुरू तो। देखो क्या होता है कि जो कॉल बाय वैल्यू है ना, तो कॉल बाय वैल्यू में जो आपका वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि जो उसको वैल्यू पास की जाती है ना, सिर्फ वैल्यू पास की जाती है। ठीक है ना? तो वो जो आपके फंक्शन के अंदर अगर हम उसका यूज करते हैं, अगर या फंक्शन के बाहर यूज करते हैं, तो वो डिफरेंट होएगी। रीज़न है क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होएगी। ठीक है ना? अगर आप कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल देखें, या उसमें क्या होता है कि उसका मेमोरी का एड्रेस यूज किया जाता है एम% की हेल्प से, यानी कि जो उस एड्रेस पे वैल्यू होएगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के साथ, जो देखो यहाँ पर,
यहाँ पर हमने क्या एम्परसेंट यूज किया, यानी कि जहाँ पर इसका एड्रेस होएगा, जहाँ पर $x का जो एड्रेस होएगा, जो उसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कॉल बाय वैल्यू में एड्रेस दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक न्यू वेरिएबल बना लेता है जहाँ पर उसकी वैल्यू स्टोर होती है, फिर उस पर प्रोसेसिंग की जाती है, और जो एक्चुअल में वैल्यू होती है वो वहीं पर रहती है, इसलिए वो मॉडिफाई नहीं होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू जब प्रोग्राम को कॉल किया जाएगा, फंक्शन को। बट क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस यूज किया जाता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, अपडेट हो जाएगी जो ओरिजिनल वैल्यू होएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एम्परसेंट पास करें, एम्परसेंट का मतलब है कि जो उसका एड्रेस है वो यूज होएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वहाँ पर क्या किया था हमने, सिंपल लिखा था, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। समझ में आया ना बच्चे कि कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू ओरिजिनल अपडेट नहीं होएगी, कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में जो हमारा मतलब कि लोकेशन है ना वो ही अपडेट हो जाएगी उस एड्रेस पे जो वैल्यू होएगी, ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आया ना? यस सर। हाँ जी अमन, यस सर। क्या रीजन है जो कॉल बाय रेफरेंस की वैल्यू चेंज होती है? क्योंकि जो एड्रेस यूज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंट, ठीक है ना। तो जो एड्रेस पे वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी, क्योंकि वही कॉल के थ्रू वैल्यू पास होएगी आर्गुमेंट्स में, ठीक है ना। बट जो कॉल बाय वैल्यू है तो वो तो वैल्यू ही पास होएगी, वो जैसे 20 है तो 20 पास होगी, ठीक है ना, या 10 है जो भी है, ठीक है ना। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होएगा, उसका एड्रेस पास किया जाए तो एड्रेस पे जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसका ये यस। फ्लो चार्ट है कि अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो कब चेंज होती है, जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। कब चेंज होएगी? कॉल बाय रेफरेंस में। ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में, ठीक है ना। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है उसकी कॉपी पास की जाती है, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, उसका एड्रेस पास किया जाता है, ठीक है ना। वो किसकी हेल्प से होता है? जो हमने वहाँ पर आर्गुमेंट्स के साथ एम्परसेंट लिखा है, ठीक है ना। उसमें हमने सिर्फ उसका वेरिएबल का नाम लिखा था कॉल बाय वैल्यू में, और उसमें हमने क्या लिखा है, हाँ जी बच्चे, उसमें एम्परसेंट लिखा है। एम्परसेंट का मतलब है कि हम उसका एड्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें सिर्फ जो वैल्यू है उसका यूज किया जाएगा। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मॉडिफाई नहीं हुई, और उसमें जो वैल्यू है मॉडिफाई होगी, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट लोकेशन यूज की जाती है, क्योंकि हमने लोग जो एड्रेस है वो पास किया ही नहीं, इसमें एड्रेस सेम होएगा क्योंकि हमने उसका एड्रेस ही यूज किया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारी यस सर। वैल्यू किसी मतलब एक्सीडेंटली मॉडिफाई हो जाए, बाय चांस मॉडिफाई हो जाए, हम अपनी वैल्यू को सेफ रखना चाहते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स में हमने पास की है, तो हम कॉल बाय वैल्यू को प्रेफर करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो चेंज हो या ना हो, ओरिजिनल वैल्यू रहे या ना रहे, वो डज नॉट मैटर करती है, तो उसमें हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है स्वैप करने का, ठीक है ना। अगर आपने दो वैल्यू को स्वैप करना है, ठीक है ना, स्वैप का पता है ना, जो ए की वैल्यू है बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू है वो ए में चली जाएगी, वे में चले। ठीक है ना। अच्छा, आगे है कि फंक्शन का जो हम यूज करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उसका स्कोप क्या होता है? स्कोप मीन कि उसकी लिमिट क्या है, कि हम कहाँ तक उसको यूज कर सकते हैं, उसकी रेंज क्या है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि उसका हमने कैसे डिक्लेयर किया है। जैसे पहले हमने ग्लोबल वेरिएबल की बात भी की थी, है ना, तो उसकी तो कोई वो नहीं होती, रेंज नहीं होती, हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने सिंपल तीनों ही किए थे शायद, उसमें भी लोकल भी ग्लोबल भी, है ना।
तो इसमें भी Yes, वही sir. स्कोप के बारे में बताया गया है कि जो हम एक स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं उसमें जो वेरिएबल हम यूज करना चाहते हैं उसका स्कोप क्या बनता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे डिक्लेयर किया है। ठीक है ना। तो ये वैसे पॉइंट हमने पीछे पढ़ लिया था, वैसे यहाँ रिपीट वो हुआ है कि जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होता है और वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि हमने उसको डिक्लेयर कहाँ किया हुआ है। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं तो इसने ये जो लिखा हुआ है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी रेंज होती है, लिमिट होती है कि हम इसको यहीं से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ कह सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये इसका स्कोप हो गया, यानी कि लोकल वेरिएबल की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, जब हम उसको कॉल करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी उसकी यूज हो जाएगी। ठीक है ना। आगे है रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन में क्या होता है कि ऐसा जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है। ठीक है ना, रिकर्सन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को कॉल करता है। ठीक है ना, तो उसको हम रिकर्सन बोलते हैं। जैसे हमने कोई भी फैक्टोरियल वगैरह निकालना है तो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहे जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए, तो ये उसका एक पार्ट है। ठीक है ना, जैसे इसने यहाँ लिखा है कि अगर हमारे पास हर एक प्रोसीजर है जिसमें आइदर ए कॉल स्टेटमेंट टू इटसेल्फ और ए कॉल स्टेटमेंट टू ए सेकंड प्रोसीजर। ठीक है ना, तो जो बैक मतलब कि ऐसी स्टेटमेंट को कॉल करता है जो दोबारा उसको ओरिजिनल प्रोसीजर पे ले जाए, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, एक प्रोसीजर अपने आप को कॉल करता है। ठीक है ना, तो वो हमारा रिकर्सन होता है। कई बार ये आसान भी होता है और कई बार ये नहीं। रूबल बच्चे ये नहीं करना है, लाइन वगैरह नहीं लगानी। ठीक है ना, कई बार इसका बेनिफिट भी होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को ब्रेक करके उसको यूज कर सकते हैं, तो रिकर्सन उसमें बेनिफिट भी है। और कई बार हम ये आइडिया भी नहीं लगा सकते कि हमने उसको ब्रेक किस लेवल तक करना है। ठीक है ना, तो रिकर्सन फंक्शन यूज करना कि मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत इजी होता है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है ना, जैसे इसने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, तो इसको ये तब तक अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं नहीं, मैंने जो स्क्रीन शेयर की हुई है बच्चे, एक मिनट हो रुको। रही है सर। हैं, हो रही है सर स्क्रीन शो। हो तो रही ये है। सर क्या कह रहे हो? ठीक है ना, ये उसने रिकर्सन का एग्जांपल डाला। जैसे आप फैक्टोरियल वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे 6 का फैक्टोरियल निकाला इसने, है ना। सर फिर चलेगी, मैं दोबारा दोबारा बंद करके दोबारा वापस आता हूँ सर। ज्वाइन करोगे दोबारा? हाँ जी। कर लो बेटा, कोई ना, करो ज्वाइन, ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कहाँ जाकर रुकती है, जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है ना, यानी कि 1 पे आ गया हुआ, तो वैल्यू है, चलो उसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि ये जो रिकर्सन का फंक्शन होता है वो किस बेस पे काम करता है। जब वो कोई एन नंबर है हमारा, वो जीरो हो जाता है तो रिकर्सन स्टॉप होता है। तो प्रॉब्लम यही है कि जो हम कंडीशन लगाएंगे ना जीरो वाली, ठीक है ना, वो हम कंडीशन लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं। अगर हम वो कंडीशन लगा पाते हैं तो रिकर्सन को यूज करना इजी है। अगर हम किसी नंबर के लिए उसकी वैल्यू जीरो ना डिफाइन कर पाए, हमें नहीं पता है किस कंडीशन पर उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो रिकर्सन को यूज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए। ठीक है ना, तो रिकर्सन इजी भी है और रिकर्सन कॉम्प्लेक्स भी है यूज करना। ठीक है ना, तो दोनों बेनिफिट हैं इसके, मतलब एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है कि हम एक रिकर्सन को इजीली यूज भी कर सकते हैं अगर हम उसकी कंडीशन सेट कर पाए कि कहाँ पर जाके हमारा जो रिकर्सन फंक्शन है वो स्टॉप होएगा। अगर हम कंडीशन डिफाइन ना कर पाए तो हम मतलब कि यूज नहीं कर सकते, फिर वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यूज करना एक रिकर्सन फंक्शन को। ठीक है ना, ये एग्जांपल है, ये आप बना के देख लेना, दोनों में से कोई सा भी एक, ताकि रिकर्सन का पता चल जाए कि पीएचपी में काम कैसे करता है। ठीक है ना, यही इसके एग्जांपल में लिखा है कि हम
रिकर्सन का यूज़ कैसे करते हैं या उसकी एडवांटेज क्या है। तो इसको यूज़ करना वैसे इजी होता है, ठीक है ना। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, यानी कि जब हमने एक प्रॉब्लम को एक कह सकते हो जैसे मॉड्यूल्स बने होते हैं ना, उसके बेस पर सॉल्व करना है तो रिकर्सन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बट कई बार क्या होता है रिकर्सन डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट। उसका रीज़न एक ये भी है, ये स्टैक के बेस पर काम करता है। तो स्टैक में जो आप मेमोरी का यूज करते हो ना, तो वो कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है यूज करना उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कंडीशन होती है जो डिफाइन करने की, वो अगर हम प्रॉपर ना कर पाए। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल वगैरह इसमें यूज़ करना की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। वो कैसे होती है कि अब हम एक वेरिएबल को बार बार यूज कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक कंडीशन देनी है कि जब उसकी वैल्यू स्टॉप हो जाए हमने यूज़ नहीं करनी, ठीक है ना। तो इस टाइप से कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है कि अगर हम रिकर्सन और आइट्रेशन का बात करते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या है। रिकर्सन एक टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि हम एक प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेते हैं, मॉड्यूल्स कह सकते हो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए, ठीक है ना। ये बॉटम अप को यूज करता है। बॉटम अप का मीनिंग होता है कि हमने कोई जैसे एक प्रोग्राम हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लिखना शुरू किया, फिर उस प्रोग्राम में हम ऐड करते गए, तो जितना आप उसमें ज़्यादा ऐड करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। रिकर्सन में उल्टा होता है कि आपने एक बड़ी चीज़ उठाई है, उसको उसकी पार्टीशन कर लिया है, उसको पार्ट्स में तोड़ लिया है, तो आप अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग कोड को या मॉड्यूल्स को ईजिली हैंडल कर सकते हो, है ना। वो उल्टा होता है, वो छोटे पॉइंट से स्टार्ट होते हैं आइट्रेशन अप्रोच, और रिकर्सन अप्रोच हमेशा टॉप डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है कि हमारे पास पहले एक कोई वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, अगर हमने वो यूज़ नहीं करने आ रहा है, हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। रिकर्सन में एक ऐसी कंडीशन होती है कि ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक कि कंडीशन उसको मिल ना जाए। तो कंडीशन अगर रीच नहीं होती, कंडीशन फाउंड नहीं होती, तो वो चलता ही रहता है, ठीक है ना। जो इन्फिनिटी लूप होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि इन्फिनिटी लूप में हमारा प्रोग्राम फंस गया है, वो यही चीज़ होती है कि हम उसको कंडीशन ही नहीं बता पा रहे कि कहाँ जाके उसने स्टॉप करना है। आइट्रेशन में भी क्या होती है, एक सिचुएशन, एक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है जहाँ कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है बार बार विद द हेल्प ऑफ कोई लूप लगाया है, ठीक है ना, जब तक वो कंडीशन ट्रू है। ये भी तब तक चलती, इसमें क्या है, वो कंडीशन तब तक चलेगी जब तक वो कंडीशन ट्रू है, और इसमें हमने कंडीशन देनी है कि कहाँ जाके वो ब्रेक करेगा, ठीक है ना। इसमें तो कंडीशन चेक होगी कि वो ट्रू है तो आपका लूप चलता रहेगा। जैसे मान लो आई इज ग्रेटर देन 10 है, तो सॉरी लेस देन 10 है, मान लो 10, तो 10 तक की आइट्रेशन हमने चेक कर लिया है। बट अगर हमने रिकर्सन देखना है तो वो उसको उल्टा होएगा, हमने बताना पड़ेगा कि हमारा जो रिकर्सन है उसमें ये एक फंक्शन है, उसको जो स्टॉप करेंगे आप किस वैल्यू पे, किस कंडीशन पे वो रुकेगा जाके। हम इसको पार्शली मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ये जो होते हैं आइटरेटिव इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस कह सकते हो, किसी भी लूप का एग्जांपल दे सकते हो आप, है ना, जैसे आप फॉर लूप में लगाते हैं इस टाइप से। टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है आपका रिकर्सन फंक्शन, यानी कि जब उसको एक बेस कंडीशन है, यानी कि जो उसकी स्टॉप कंडीशन है, जहाँ पर जाके उसकी फाइनल कंडीशन है, जहाँ पर उसने ब्रेक होना है, ठीक है ना। ये कब टर्मिनेट होता है, जब कंडीशन फेल हो जाए, ठीक है ना। ट्रू है तो चलता रहेगा। इसमें स्टैक का यूज होता है, इसमें स्टैक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें मेमोरी का बड़ा पंगा पड़ता है कि आपने मेमोरी को भी मैनेज करना है कि किस तरह से उसकी वेरिएबल की वैल्यू है वो यूज़ करने है नहीं करने हैं। इसमें मेमोरी ज़्यादा यूज होती है, इसमें कम होती है, इस टाइप से ये आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है। क्रैश मीन कि फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी लूप में चला जाता है, ठीक है ना। इसमें इनफाइनिट लूप होते हैं, वो मतलब कि रिपीट तो होते रहते हैं, बट वो कंडीशन चेक करते रहते हैं, जहाँ कंडीशन फेल हो जाती है वो बंद हो जाते हैं। ये स्लो होता है, ये थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है ना। ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो
अप्रोच स्टार्टिंग में की जाएगी, यूज़ की जाएगी, तो हमारे पास पहले फॉर एग्जांपल बड़ा कोड है तो पहले उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी, उसको ब्रेक किया जाएगा। इसमें हमेशा हम एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो जो टाइम है वो इसमें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इनमें डिफरेंस है। आइट्रेशन अप्रोच होती है, जो यहाँ अप्रोच नहीं लिखा, आइट्रेशन अप्रोच कह सकते हो आप। ठीक है ना। हाँ जी बच्चे, समझ में आया? यस सर। कल ना आप लोगों ने एक हाँ अमनदीप बोलो। हाँ जी शुभम, हेलो। यस सर, यस सर। कल ना बच्चे आप लोगों ने प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो हर एक बच्चा एक एक दो दो प्रोग्राम बनाएगा, ताकि आपने फिर जो बाद में फाइल भी सबमिट करानी होती है ना, वो उसमें भी यूज हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा था। यस, ठीक है ना। बनाए हुए हैं सर। हाँ बच्चे, ऐसे बनाए हुए हैं सर। बनाए हुए हैं। हाँ जी सर, बनाए हैं। चलो कल अपना जो प्रैक्टिकल वाला पीरियड है, उसमें लेक्चर है, उसमें ही ले लेंगे, आप दिखा देना एग्जीक्यूट करा के। ठीक है, कल कितने बजे लें लेक्चर? 11:40 पे ले लें? यस सर, यस सर। ठीक है, 11:40 पे लेंगे, मैं मैसेज भी डाल दूंगा, और कल 11:40 पे ले लेंगे ना। 1 मिनट होल्ड करना, अभी मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। सर कोई ऐप हैगी ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? ਕੋਈ ऐप है सर ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ? नहीं, मोबाइल पे तो नहीं सपोर्ट करता ये जैम्प सर सर्वर। लैपटॉप। देखो पता क्या है, हमें जैम्प सर्वर को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो जैम्प सर्वर एज ए मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना हुआ है। सर फिर लैपटॉप ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ सर, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? कोई कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर हो कैसे कुछ ना कुछ। सर कित्थे जी? तो ना आप ऐसा किया करो, कुछ जैसे एक ना ऑनलाइन मिल जाएगा सर। है, क्या मिल जाएगा? ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे हो जाएगा सर। हाँ हाँ, ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको। जैसे आपने देखा हो ना w3schools.com वगैरह की कुछ साइट है, या ऐसे कुछ कह सकते हो, है ना। तो उन पे कोडिंग यस सर। लिखी होती है, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने लेवल पे। तो तो ठीक है सर। आप वहीं पर उसको एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो। देखना सभी चलो देख, ट्राई कर। w3schools.com पता है ना सभी को? हाँ जी बच्चे। यस यस सर। सर। हाँ, तो लिंक भेज दियो, लिंक भेज दियो या कोई मैं। सर w3schools.com मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मतलब हर टाइप की प्रोग्रामिंग की वहाँ पर कोडिंग भी मिल जाती है, नोट्स भी मिल जाते हैं, हर टाइप के होते हैं। और साथ में मेन बात यह है कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आप वहीं पर उसके एग्जीक्यूशन करा के देख सकते हो। चलो ठीक है सर। है ना, मैं मैसेज डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा उस हाँ साइट का नाम। हाँ ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चे, कल 11:40 पे लगाएंगे।